की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्म 47 की हालिया सरकार यानी जाली सरकार की दौड़ें लगी हुई हैं। क्या ऐसा वाकया हुआ है खासतौर पर बरतानिया के अंदर, जिसके बाद मुबैना तौर पर कॉल किस शख्सियत ने की है, किसको की है, रीजन क्या बनी, ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि अब सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा और वो एक दूसरे से बातें करते फिर रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, अगर ये हो सकता है तो कल को अमेरिका के अंदर से भी ये हो सकता है। उसकी तफसीलात क्या है, डिटेल्स क्या है, वो मैंने आपके सामने रखनी है, शेयर करनी है। इसके अलावा फैसल वाडा साहब बार बार टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक ही बात करते हैं कि जनरल फैज का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उसमें यह भी पॉइंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोमाओं के साथ राब्ते में थे, रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे, बशमूल इमरान खान साहब। जबकि आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी लिखकर अपनी ही इस बात को नेगेट कर दिया है। वो कहते हैं कि जनरल फैज ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने पीटीआई की कोई रहनुमाई की थी। इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया थोड़ी देर पहले जारी हो चुका है, उसके अंदर से क्या निकला है, उसकी तफसीलात क्या है, उसके अपडेट्स क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। इससे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। बताऊं कि फॉर्म 47 की सरकार की दौड़ें क्यों लगी है, किस मुबैना कॉल की वजह से लगी है, उसकी तफसीलात में आगे चल के शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले फैसल वाडा साहब का स्टेटमेंट सुन लीजिए और फिर अंसार अब्बासी साहब का भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। फैसल वाडा साहब कहते हैं 9 मई का वाकया रियासत और मुल्क के खिलाफ था, ये फैसल वाडा साहब कहते हैं। जनरल फैज हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं, बदकिस्मती से उनमें पहला नाम इमरान खान का है। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा, ये फैसल वाडा साहब का स्टेटमेंट है। इसके बिल्कुल कॉन्ट्रारी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी लगी है जंग द न्यूज के अंदर और जियो की वेबसाइट के ऊपर, वो है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी। वो स्टोरी क्या है वो मैं शेयर करने लगा हूं। अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं, बगौर सुनना है आपने। कैप्शन जो है, जो हेडलाइन है, वो कहते हैं फैज हमीद की पीटीआई रहनुमाई के इल्जाम की सख्ती से तरदीद। यानी फैज हमीद साहब ने, जनरल फैज हमीद साहब ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने पीटीआई वालों की किसी तरह से कोई रहनुमाई की है, वो इसको गलत करार देते हैं। अब एक तरफ फैसल वाडा बयानिया बना रहे हैं, दूसरी तरफ फैज हमीद साहब का स्टेटमेंट उन्हीं के क्लैन के सहावी टीवी चैनल के ऊपर अखबारात के अंदर खबरें शाया करके एक अलग बयानिया बना रहे हैं। इसके ऊपर जो क्रॉस डायसेक्शन है मैंने आगे चल के करना है, पहले जरा ये सुन लीजिए कि क्या क्या रहे हैं मौसूफ। वो कहते हैं सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी समेत कई इल्जामात का सामना करने वाले आईएसआई के साबिक डायरेक्टर जनरल फैज हमीद ने सियासी या दीगर मामलात में पीटीआई की रहनुमाई करने के इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। वो कहते हैं, यानी अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, बाखबर जराये के मुताबिक जनरल फैज के जिन सियासतदानों के साथ राब्ते थे उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी शामिल थे। द न्यूज ने जराये के हवाले से बताया था कि जनरल फैज 50 के करीब सियासतदानों के साथ राब्ते में थे, जिनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। ताहम जराये के मुताबिक हुक्काम के पास इन राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें इस बात के सबूत भी मौजूद हैं कि पीटीआई की मुबैना तौर पर रहनुमाई की गई। मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मुबैना, एलिजिडली रहनुमाई की गई। इन राब्तों के बाद पहलुओं की तहकीकात अभी जारी है। फिर वो कहते हैं जराये के मुताबिक जनरल फैज का कहना है कि सियासी लोगों से ये राब्ते मामूल की समाजी बातचीत थी। इस नुमाइंदों को बताया गया कि कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर कुछ जाती कामों जैसा कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जानने वाले को टिकट देना, इसके लिए किए गए थे। इसके अलावा राब्तों का और कोई ताल्लुक नहीं था। अब इसके ऊपर वो कहते हैं कि अगरचे कुछ वफाकी वज़रा ने इल्जाम लगाया कि जनरल फैज और इमरान खान 9 मई के फसादात में मुलव्वस थे, ताहम आईएसपीआर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 9 मई के वाक़यात के पीछे फैज हमीद के किरदार की भी तहकीकात की जा रही है। अब इसके ऊपर मजीद कहते हैं अंसार अब्बासी साहब के दरी असना ज़राए ने इस नुमाइंदे को बताया था कि फैज और इमरान के दरमियान बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित के हवाले से भी ज़ेरे तफ्तीश है मामला। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के शोरश और बदअमनी करने वाले से मुतालिक जो वाक़यात हैं, जो कई दीगर वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिनमें 9 मई के वाक़यात भी हो सकते हैं, इस पहलू पर भी तहकीकात हो रही है कि ये ज़ाती सियासी मफाद या किसी की ईमा पर किए गए थे या इसमें कोई मिली भगत भी शामिल है। ताहम जनरल फैज हमीद ने किसी भी किस्म की रहनुमाई के मामले की तरदीद कर दिया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट को अब क्रॉस डायसेक्ट हम कर लेते हैं कि एक तरफ फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान समेत बाकी जो 50-60 लोग हैं उनकी सजाएं शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब जैसे सहाफ़ी जिनका पता है कि वो कहाँ से उनके पास खबरें आती हैं और कैसे वो शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। यानी ये काउंटर नैरेटिव दो किस्म का फैलाया जा रहा है, जिससे कन्फ्यूजन शदीद किस्म की फैल रही है और ये सहाफ़ी हजरात ही कर रहे हैं। तो इसमें मामला सारा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का जो कोर्ट मार्शल या उनसे मुतालिक जो बात चल रही है कि उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा, ये सिर्फ 20 जनवरी से पहले तक एक बयानिया है या एक दबाव के लिए एक कैफियत हो सकती है जिसके ऊपर सारे सहाफ़ी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। जैसे कल मुतादिद टीवी चैनल्स के अंदर बात ये की गई कि ये सिर्फ दबाव हो सकता है, इससे निकलना कुछ नहीं है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसको एडमिट करते हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर होगा क्या, ये बड़ा आने वाले दिन में इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि दो अलग नैरेटिव्स एक ही किस्म के क्लैन से ताल्लुक रखने वाले लोगों के सामने आ रहे हैं जो कि कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर की गई है। अब 26वीं आईनी तरमीम या
اس ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں مقرر کرنے کا کہا گیا، مڈ دسمبر کے اندر، یعنی مڈ جنوری کے اندر، سوری، یعنی ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سے تقریباً 10-15 دن پہلے. تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کچھ دوست ایک کامنٹ کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو لابنگ کر رہے ہیں اور ٹرمپ سے جا کر مل رہے ہیں ان کو کیسے نکیل ڈالنی ہے، اس کے اوپر ساری کارروائی ہو رہی ہے اور تحقیقات ہو نہ ہو، بہرحال یہ کارروائی ضرور ڈالی جا رہی ہے. کسی طرح ان کی فیملیز کو ڈریگ کیا جائے، کسی طرح ان کو پرابلم میں ڈالا جائے تاکہ وہ لابنگ اس انداز سے نہ کر سکیں جس طرح کرنی چاہیے. لیکن لابنگ کا جو شاخسانہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اچھا، شام کا جو ولاگ ہوگا میرا تیسرا ولاگ، اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ امریکہ سے آنے لگی ہے. ویری امپورٹنٹ. میں آپ کہتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اچھی خبر بھی بھائی آپ کو کبھی بھی دے دیا کرتا ہے. ویری امپورٹنٹ. اور اس کے چانسز 99.99% ہیں، اس سے کم نہیں ہے. میں مطلب 100% ہی سمجھے آپ. تو وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے آپ انتظار کرنا ہے آپ نے. ولاگ شام میں آئے گا انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں جی اصل کہانی کیا ہوئی ہے. بلکہ اصل کہانی سے پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اعلامیہ جاری ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 36 زیر التوا شکایات میں سے 30 نمٹا دی ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 5 شکایات پر متعلقہ ججز اور عہدیداران سے جواب مانگ لیے ہیں. ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا گیا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ اور رولز میں ترمیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. جوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں جسٹس منیب اختر سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی. اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. جسٹس منیب اختر کمیٹی کوڈ آف کنڈکٹ اور کاؤنسل انکوائری طریقہ کار میں ترامیم تجویز کرے گی. جوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں جسٹس مسعود علی شاہ، جسٹس منیب اختر دونوں نے شرکت کی ہے اور جوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ نے بھی شرکت کی ہے. اب آ جاتے ہیں جی سرکار کی دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہیں. ویری امپورٹنٹلی آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں وہ جو قاضی فائزہ صاحب کو لندن کے اندر ڈونٹس کھلائے گئے تھے مڈل ٹیمپل یونیورسٹی کے باہر، اس کے بعد پاکستان میں واویلا مچا. وہ والا مقدمہ وہاں پر خارج ہو گیا، پولیس نے اڑا کر پھینک دیا. پاکستان میں واویلا مچا. کچھ جو پروٹیسٹرز تھے ان کے پاسپورٹس کینسل کر دیے گئے، ان کا نام PCL میں ڈال دیا گیا. پھر ہوا یہ کہ ان میں سے چند پروٹیسٹرز نے ڈائریکٹ وہاں کے پرائم منسٹر آفس سے رابطہ کیا، ای میلز کی، رابطہ کیا. ان کو وہاں سے بڑا حوصلہ افزا جواب آیا ہے اور ان کے ذریعے پاکستان کے سفارت خانے میں مبینہ طور کے اوپر رابطہ کیا گیا ہے، جس سے اس وقت سرکار کی دوڑیں لگی ہوئی. اور کس سے رابطہ ہوا ہے پاکستان میں یہ کلیئر نہیں ہے. بہرحال اتنا مجھے انفارمیشن ہے کہ وہاں سے شدید سخت الفاظ میں سرزنش کی گئی ہے کہ کیونکہ وہ UK سٹیزنز بھی ہیں، پھر پاکستانی سٹیزن تھے، ان کی فیملی کو ہیرس کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر حکومت وقت کو ایکشن لینا چاہیے. اب وہ کس لیول پر رابطہ ہوا ہے، کتنا بڑا رابطہ ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ سرکار کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ آج اگر یہاں سے ہو سکتا ہے، اس ملک سے ہو سکتا ہے مبینہ طور کے اوپر. میں اس لیے مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں بیچ میں نہیں ہوں. میرے پاس جو سٹوری آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اگر یہ والی چیز امریکہ سے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟